वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के ज्योग्राफी सीरीज में। हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज कर ही रहे हैं, ठीक है, उसको भी कीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। देखो, अगर हम लोग ज्योग्राफी को देखें ना, तो ये 11th क्लास का फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें यूनिट वाइज है, तो देखो इंपॉर्टेंट यूनिट जो है ना, द अर्थ है, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ओशन ऑफ एंड कंटिनेंट। तो आज हम लोग ना मेनली चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 जो है ना फैक्ट बेस है, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट सबका नाम है, उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कंटिनेंट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी आपके वोल्केनो का क्या प्रोसीजर है, वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक में क्या क्या होता है, बॉडी वेव, ठीक है। उसके बाद हम लोग लैंड फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में लैंड फॉर्म देखेंगे, जिसमें हम लोग मिनरल्स रॉक देखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, जिससे क्वेश्चन पक्का पूछता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखेंगे, लैंड फॉर्म इन देयर इवोल्यूशन देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेट में हम लोग ये सब देखेंगे, जिसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, कंपोजिशन क्या क्या है, क्लाइमेट का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर इन द एटमोसफेयर, वाटर एटमोसफेयर में कितना है, उसका क्या रोल है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज देखेंगे, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन देखेंगे, वेदर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर में वाटर ओशन देखेंगे, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट दो आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो ज्योग्राफी नहीं है, तो इतना भी कर लेंगे हम, बाकी उसके बाद दूसरे एनसीईआरटी पे भी शिफ्ट करेंगे, ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखो, अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ को देखेंगे 6370 होता है, ठीक है, फैक्ट है। तो हम लोग अर्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं? दो सोर्स से जान सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स हो सकता है हमारा, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स हो सकता है। डायरेक्ट सोर्स का मतलब ये है कि हम लोग माइनिंग करेंगे, माइनिंग मतलब कोयला वगैरह जब निकालते हैं। डीपेस्ट माइन क्या है? साउथ अफ्रीका में है, 3 से 4 किलोमीटर है, जिसमें गोल्ड माइन्स हम लोग को मिलता है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी के। हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। डीपेस्ट कोला में है, 12 किलोमीटर, कोला इन आर्टिक ओशन, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिक इरेप्शन। देखो, वॉल्केनिक इरेप्शन से क्या होता है ना, कि ये इरेप्शन हुआ, मान लो अर्थ के इंटीरियर से निकला, ठीक है। तो जो ये सब्सटेंस निकलता है ना, उससे हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंटीरियर से ही तो निकल रहा है। तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्स में क्या हो सकता है, ये सब। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या सब हो सकता है? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर जो इंक्रीज होता है, प्रेशर विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डीपर, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद मेटेरियल्स जो सिमिलर टू अर्थ है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर आप देखोगे ना, अर्थ ये है, ठीक है। तो अर्थ पे मान लो पोल है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, और ये पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, और ये आपका बीच में क्या, इक्वेटर है। तो आप देखोगे ना कि जी जो है ना, सब जगह सेम नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द ग्रेटर एट पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर, मतलब जो अपना ग्रेविटेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल पे होता है। बहुत फैक्ट बेस है, ठीक है, इसको समझ जाओ। तो जी मैक्सिमम कहाँ होता है, मैं लिख देता हूँ। जी मतलब ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या उतना होता है, 9.8। ये मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे होता है, ठीक है। उसके बाद लेस कहाँ होता है, मतलब जी मिनिमम लिख सकते हैं, वो कहाँ होता है, इक्वेटर पे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल्स, ठीक है। ग्रेविटी वैल्यूज आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। मास मटेरियल उस पर भी डिपेंड करता है ग्रेविटी। अगर आप अर्थ के ऊपर जाओगे, मतलब अर्थ के ऊपर जाओगे, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, आपका ग्रेविटी भी डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे अंदर जाओगे, अर्थ के अंदर जाओगे, तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगा, अर्थ जाओगे तो डेप्थ आएगा ना, तो वैसे वैसे भी क्या होगा, ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, बहुत फैक्ट है। सेस्मिक एक्टिविटी मतलब होता है वोल्केनो, इनडायरेक्ट सोर्स है, ये भी याद होगा। अब अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अर्थक्वेक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आता है। अर्थक्वेक सिंपल वन में समझो तो शेकिंग ऑफ द अर्थ है, अर्थ का शेक होना मतलब हिलना, ठीक है। शेक जैसे जूस बनाते हैं ना, उस समय शेक करते हैं, जैसे चीनी और पानी को मिलाओगे, दैट इज कॉल्ड शेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, ये नेचुरल इवेंट है, ऐसा तो नहीं है कोई धरती को हिला दे रहा है। अर्थक्वेक नेचुरली होता है, हमें पता भी नहीं चलता क्यों, कैसे हो रहा है, ठीक है। कब होगा ये नहीं पता चलता है। कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है, रिलीज करता है। जब भी अर्थक्वेक होगा ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। उसी एनर्जी रिलीज के तरह हम लोग पता कर पाते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ है, एपी सेंटर कहाँ है, फोकस कहाँ है, सब देखेंगे अभी अभी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होता है विच जनरेट्स
वेव की तरह जनरेट होता है, तब तो हिलता है। ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब अगर अर्थ के यहाँ से आया तो सब डायरेक्शन में जाता है वेव की तरह, ठीक है। जब पानी में अगर पत्थर फेंकोगे ना तो वो जो आपको दिखाएगा ना सर्कल सर्कल, दैट इज कॉल्ड वेव, ठीक है। तो वेव को ऐसे समझो। वाई डज अर्थ शेक, अर्थ क्यों शेक करता है? देखो, रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग ए फॉल्ट, तो फॉल्ट जहाँ होगा वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक मतलब शार्प ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है इन द क्रस्टल रॉक, ठीक है। रॉक अलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रॉक जो फॉल्ट की तरफ होता है तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या होता है, अर्थ शेक करता है। उसके बाद क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉक देम टुगेदर एट द सेम पॉइंट ऑफ देयर ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो अपना अर्थक्वेक है ना वो क्या है, वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इवेंट है, तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है। एनसीईआरटी है तो बहुत ज़्यादा फैक्ट है, कंसेप्ट भी है। तो जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि नोट से मैंने उठाया है, तो उसको आप एज इट इज़ लिख लो, ठीक है, सो दैट आपके लिए रिवीजन करने टाइम आसान रहेगा, आसान नोट्स रहेगा। सो द ब्लॉक गेट डिफॉर्म एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास अनदर, तो क्या होगा, अर्थक्वेक में क्या होता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी होता है इन द वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है अर्थक्वेक में, और एनर्जी रिलीज होता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम फोकस कहते हैं ऑफ एन अर्थक्वेक। इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, तो सब देखेंगे आगे, अभी फिगर में बताएंगे आपको। एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, तो हर एक डायरेक्शन पे जाता है एनर्जी, ठीक है। तो किसी न किसी डायरेक्शन में सबसे पहले अर्थ पे पहुंचता होगा। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब देखो, एक्चुअली अर्थ जो अर्थ पे होता है ना वो वहां पे फोकस पे होता है, ठीक है, फोकस पे होता है। अब ये क्या, वो वेव चारों साइड में जाने लग गया, हर तरह जाने लग गया। जहां फर्स्ट टाइम पहुंचेगा ना, फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर के नीचे में ही अर्थक्वेक आया रहता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो देखो, यहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में वेव गया, ठीक है। तो जब धरती है ना, धरती के ठीक नीचे जिसके अंदर फोकस है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। नाम सुना होगा, फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वे। तो एपी सेंटर में सबसे पहले वेव आता है क्योंकि सबसे नियरेस्ट होता है वो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, दो तरह का वेव होता है। देखो, अर्थ वेव में दो तरह का वेव आता है, एक होता है बॉडी वेव्स, एक होता है सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी वेव में दो टाइप होता है, पी वेव्स एंड एस वेव। सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान ये रखना है, जो बॉडी वेव्स होता है ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। अर्थक्वेक क्यों नहीं होगा, बॉडी वेव तो अंदर रहता है ना, जो बाहर आएगा वो तो अर्थक्वेक होगा, ठीक है, सरफेस वेव ना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो अर्थ के अंदर है दैट इज कॉल्ड बॉडी वेव, अब जो सरफेस पे आ गया दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव। तो सरफेस वेव के कारण अर्थक्वेक होगा ना, बॉडी वेव्स के कारण तो नहीं होगा, बॉडी तो अंदर में ही है ना, इनडायरेक्टली तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक वेव क्या होता है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ के बहुत सारे लेयर है, उसमें से एक लेयर लिथोस्फीयर, लेयर ऑफ अर्थ में हम आपको बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेयर ऑफ अर्थ में आपको बताएंगे अर्थक्वेक के बारे में किस, तो लिथोस्फीयर में जो है ना अर्थक्वेक होता है, डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर, ये भी ध्यान पे रखोगे, ठीक है। सेस्मोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है वेव्स का, ठीक है, रीचिंग द सरफेस, ठीक है। अब ये अर्थक्वेक के टाइप्स है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू द मटेरियल विद द डिफरेंट डेंसिटी, तो जो वेव है ना डिफरेंट मटेरियल, अब अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल है, जिस मटेरियल जाएंगे उसके वेव का जो वेलोसिटी है चेंज होगा, ठीक है। डेंसर द मटेरियल, डेंसर मतलब डेंसिटी जिसका है, मतलब मास बाय वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कम है मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना हायर द वेलोसिटी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, बॉडी वेव्स के दो टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, ये समझ लो, ये समझ लिए, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे इससे, पूछे जा रहे हैं, देखो ना क्वेश्चन जाके, ठीक है। दो चीज़ होता है, एक पी वेव्स होता है, एक एस वेव होता है। देखो, पी मतलब क्या होता है, पी फॉर प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब सबसे पहले ये आता है, मूव फास्ट, बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, सिमिलर टू साउंड वेव की तरह, ट्रेवल थ्रू द गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पी वेव जो है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल करता है। लेकिन अगर हम एस वेव का देखें तो एस वेव मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, बाद में आने वाला। तो ये जो ट्रेवल करता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है। ये मेजर डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए पी वेव्स और एस वेव के बीच में, ठीक है। अराइव एट द सरफेस विद द सम टाइम लैग, कुछ टाइम लैग के बाद आता, मतलब पी वेव के बाद आता है, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
ट्रेवल थ्रू द ओनली सॉलिड, अभी ऊपर बता दिया। हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें एस वेव से ये पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव टू रिबाउंड वेयर एज द रिफ्रैक्शन मेक वेव डिफरेंट डायरेक्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट द सेस्मोग्राफी, इसलिए सेस्मोग्राफी जिससे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वेव को मेजर करते हैं, वो सबसे लास्ट में इसमें होता है। अगर हम देखें कि सरफेस में कौन सबसे पहला आता है, सबसे पहले पी वेव्स आता है, फिर एस वेव्स आता है, फिर सरफेस वेव्स आता है। पी मतलब प्राइमरी वेव्स, एस मतलब सेकेंडरी वेव, उसके बाद सरफेस वेव, और ये पी और एस वेव दोनों टुगेदर क्या कहलाते हैं, बॉडी वेव्स। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, पी वेव पैरेलली करता है और डायरेक्शन ऑफ द वेव के डायरेक्शन में ही मूव करता है, वाइब्रेट करता है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, सेम डायरेक्शन में करता है, ठीक है। एज इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेज इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्विचिंग ऑफ द मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखोगे तो पी वेव्स ऐसे मूव करता है, एस वेव ऐसे मूव करता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस देखते हैं पी और एस वेव में, तो देखो फर्स्ट वेव टू हिट द सेस्मोग्राफ कॉल पी वेव्स, सेकेंड वेव टू हिट द सेस्मोग्राफ, ठीक है। कंप्रेसर वेव्स, ठीक है, ये शियर वेव्स, ठीक है, ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, कंप्रेसर वेव्स होता है, एक शियर वेव्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन मूव थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, गैस भी लिख लो, ठीक है। ओनली मूव्स इन सॉलिड, ये डिफरेंस तो पता ही है। सेक द मीडियम इन द डायरेक्शन विच दे आर प्रोपागेटिंग, जिस डायरेक्शन में जाता है, पैरेलल जाता है, उस डायरेक्शन में ये क्या करता है, सेक करता है, ये परपेंडिकुलर करता है। तो ध्यान रखना दोनों के बीच में, पी वेव जो है ना पैरेलली सेक करता है, पैरेलली सेक करता है, और एस वेव परपेंडिकुलर सेक करता है, ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर एस वेव देखोगे, पी और एस वेव में मोस्ट डेंजरस कौन है, एस वेव। देखो ना, जो बोलता है ना, जो तेज चलता है ना, वो उतना दूर तक नहीं जाता, जो स्लो चलता है ना, बहुत दूर तक जाता है। तो पी वेव्स क्या होता है ना, स्लो, पी वेव्स फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और एस वेव क्या होता है, धीरे धीरे चलता है, मतलब धीरे धीरे चलो लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंचो। तो लेकिन मोस्ट डेंजरस है, डेंजरस मतलब वो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, क्रिएट ट्रॉस क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, ये क्रिएट होता है, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, एक चीज और क्या हमें समझना है कि शैडो जोन, ठीक है। अब देखो शैडो जोन मतलब ये होता है कि जहां पे पी वेव और एस वेव नहीं पहुंच पाता है, दैट इज कॉल्ड शैडो जोन, नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, नहीं पहुंच पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं शैडो जोन। तो पी वेव्स और एस वेव में कुछ देखो, मैंने क्या बोला, पी वेव्स तीनों में ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और एस वेव किस में ट्रेवल करता है, सिर्फ सॉलिड में। तो जब ये तीनों में ट्रेवल करता है तो इसका शैडो कम होगा, ठीक है। अगर हम शैडो जोन देखें तो शैडो ऑफ पी वेव्स लेस देन, मतलब शैडो किसका ज्यादा है, एस वेव का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड गैस में ट्रेवल नहीं करेगा, इसका मतलब उसके पास ज्यादा मतलब ज्यादा एरिया खाली रह गया। देखो ये ग्राफ समझो, आप देखोगे 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, इधर भी 105 से लेकर इधर 145 इधर भी, यहाँ नो डायरेक्ट पी वेव नहीं जाता है, इतना में नहीं जाता है, लेकिन और बाकी सब जगह पी वेव जा रहा है, ये वेव है ना, जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो गैस वेव 105 डिग्री से लेके अगला 105 डिग्री तक नहीं जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका शैडो जोन ज़्यादा है, मतलब ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है। तो आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है कि शैडो ऑफ, आपसे पूछ सकता है पी वेव हैव मोर शैडो देन एस वेव, ऐसा नहीं है ना, किसके पास ज़्यादा शैडो, एस वेव के पास, यही दिख ही रहा फिगर में, इस फिगर का यही मतलब है। पी वेव शैडो जोन, नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव इन हेयर, पी वेव शैडो जोन और एस वेव, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखो 105 से 105 तक 40% ऑफ द अर्थ सरफेस नहीं ट्रेवल करता है एस वेव, ठीक है। अब अर्थक्वेक का मेजरिंग हम लोग देखते हैं, तो अर्थक्वेक स्केल एदर ऑन द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। अगर हम मैग्नीट्यूड को चेक करें तो हम रिचर स्केल देख रहे हैं, रिचर स्केल में मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसमें 0 से लेकर 10 तक होता है, 7.4 के आसपास अर्थक्वेक आता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, जितना ऊपर जाएगा, ठीक है। 4-5 में तो हम लोग बुझते भी नहीं है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट नंबर है। रिश्टर स्केल पे हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी कितना इंटेंस भूकंप आया, कितना तबाही मचाया है, हम लोग उसको मर्कली स्केल पे देखते हैं जो 1 से 12 तक होता है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा। इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का, तो देखो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया इफेक्ट को, 1 to 6 और 7 to 12। जो आपका फर्स्ट 6 है ना,
वो चेंजेज इन लैंड फॉर्म में चेंज करता है। सेकेंड सिक्स जो है ना, मतलब सेकेंड सिक्स मतलब 7 से लेकर 12 तक वो ह्यूमन लॉस करता है। तो देखो जो लैंड फॉर्म में चेंज करता है, ग्राउंड सेकिंग होता है, ग्राउंड सेक होता है तो लैंड फॉर्म में चेंज होगा, कहीं धरती फट जाती है, ठीक है। डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट होता ही है, ठीक है। लैंड एंड मड स्लाइड होता है, सॉइल लिक्विफिकेशन होता है, ग्राउंड लेचिंग होता है और एवेलेंचेज होता है। तो ये सब ऑप्शन याद रखना, पूछ सकता है आपसे। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होता है, फ्लड्स आता है। अब बेसिक बात देखो, डैम टूट जाएगा ना, मान लो डैम क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है ना, बहुत बड़ा बड़ा डैम होता है ना, डैम मतलब जो पानी स्टोर करता है फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो डैम टूट जाता है, सुनामी आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन लॉस है। फायर्स हो गया, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया, तो सुनामी हो गया, फेलिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब क्या है, ह्यूमन लॉस है। सुनामी मतलब होता है, क्या होता है, सुनामी का जो एपी सेंटर ऑफ द ट्रेमर मतलब जहाँ हिल रहा है, ठीक है, इज बिलो ओशन वाटर के नीचे, तो वो मतलब समुद्र में भी अर्थक्वेक आता है, ध्यान रखना, ठीक है। वेव जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स मतलब हिलना, ठीक है, नॉट एन अर्थक्वेक इटसेल्फ। तो वेव जो जनरेट होता है ना समुद्र में, वो अर्थक्वेक नहीं, हमें वेव जो जनरेट होता रहता है, अपर वेव लोअर वेव आता रहता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ध्यान रखना, जब ओशन होता है ना, ओशन में टाइडल होता है, टाइड्स मतलब अपर टाइड्स लोअर टाइड मतलब पानी की लहरें, टाइड्स मतलब पानी की लहरें, हिंदी मीडियम आप देख लो, पानी की लहरें, ठीक है। पानी की लहरें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका अर्थक्वेक नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक का मतलब होता है ट्रेमर्स मतलब होता है हिलना, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेस देन 5 और रिचर स्केल नो सुनामी, तो 5 से कम में सुनामी नहीं आएगा, कम से कम 7 चाहिए, 6 6.5 चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब जो भी है ना, इससे क्वेश्चन पूछे गए, आप देख लो प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर आप देखो ना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो देखो सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद मेंटल होता है, और डिप में जाएंगे, मेंटल क्रस्ट के बीच में कुछ चीज़ें होता है, उसके बाद आपका आउटर कोर होता है, ठीक है, उसके बाद इनर कोर होता है, ठीक है, आउटर कोर इनर कोर होता है, आउटर कोर और इनर कोर। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो समझो, क्रस्ट जो है ना आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये ब्रिटल इन नेचर होता है। थिकनेस ऑफ द कंटिनेंट, देखो अगर देखो दो तरह का क्रस्ट होता है, एक होता है ओशियन क्रस्ट, ठीक है, एक होता है आपका कंटिनेंटल क्रस्ट। कंटिनेंटल मतलब हो गया जो लैंड हो गया, तो जो थिकनेस है ना, थिकनेस मतलब मोटाई, कंटिनेंटल क्रस्ट का 30 किलोमीटर होता है, ठीक है, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट का 5 ही किलोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालय रीजन, तो हिमालय रीजन में थिकनेस और ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली 30 किलोमीटर होता है। डेंसिटी ऑफ कंटिनेंटल क्रस्ट, अब देखो दो चीज़ होता है, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। कंटिनेंटल मतलब लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट को हम लोग सीमा बोलते हैं, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब कौन ज़्यादा डेंस होगा, पानी ज़्यादा डेंसिटी होगा कि लैंड ज़्यादा डेंस होगा। डेंस मतलब मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंस सबसे ज़्यादा कौन होता है, ओशियनिक क्रस्ट जो होता है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फैक्ट है, याद कर लो, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता है किसका, ओशियनिक क्रस्ट का। और कंटिनेंटल क्रस्ट का कितना होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन ज़्यादा डेंसिटी होता है, ओशियनिक क्रस्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रस्ट मतलब होता है अपर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैग्नीशियम कंटेंट इज मोर इन कंटिनेंटल, मैग्नीशियम किस में ज़्यादा है, मोर देन कंटिनेंटल, मतलब किसमें, ओशियन में ज़्यादा मैग्नीशियम। देखो ना सीमा है, SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है ना बसाल्ट फॉर्म में होता है, ये भी ध्यान रखना। मेंटल जो है ना, मेंटल को हम लोग सीमा भी बोलते हैं, होता है ये क्रस्ट तो है ही, लेकिन लैंड फॉर्म ही है, लेकिन ये सीमा के फॉर्म में होता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम मोह डिसकंटिन्यूटी, ये मोह डिसकंटिन्यूटी टेंशन मतलब आगे बता देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है। मोह डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर, ठीक है। देखो अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल को हम लोग एस्थेनोफेयर बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दो होता है मेंटल, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। जैसे आउटर कोर इनर कोर होता है ना, तो ऐसे अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल जो है ना उसको हम एस्थेनोफेयर बोलते हैं। एस्थेनो मीन्स होता है वीक और एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, दो चीज होता है, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा, इसको हम बताएंगे। जो वोल्केनिक होता है ना, अगर बाहर निकल गया तो लावा कहलाएगा, अंदर है तो मैग्मा कहलाएगा। सेम चीज, जो वोल्केनिक होता है तो क्या होता है, अर्थ के तो अंदर से बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं, जब तक वो अंदर में था तो मैग्मा कहलाता है, जैसे ही बाहर निकलेगा उसको हम लावा बोलेंगे। तो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा कौन है, स्टेनोस्फीयर। ये सब बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जो होता है ना उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। देखो
समझो मैंने क्या बताया था, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अपर मेंटल जो है ना उसको हम लोग स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्रस्ट अपर मेंटल का कुछ पोर्शन मिलके जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर समझ में आया। डेंसिटी हायर देन क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी किसका हायर है, मेंटल का, ये ध्यान पे रखना। क्रस्ट एंड अपर मेंटल को लिथोस्फीयर बोलते हैं, थिकनेस इतना होता है। ठीक है, तो देखो मेंटल इतना हो गया, एस्थेनोस्फीयर को हम लोग मेंटल में ही काउंट करते हैं क्योंकि अपर मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। जो बता रहा हूँ डेफिनेटली याद कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोशिश करो समझने का। ठीक है, लोअर मेंटल एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो देखो अपर मेंटल को हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, अपर मेंटल एक लोअर मेंटल होता है, लोअर मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर से नीचे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोर। कोर दो तरह का होता है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जो आपका आउटर कोर है ना उसको लिक्विड बोलते हैं, हम इनर कोर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। मतलब ये है कि जो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले क्रस्ट आया, उसके बाद मेंटल आया, उसके बाद कोर आया। कोर में एक आउटर कोर हो गया, एक इनर कोर हो गया। जो आउटर कोर है ना वो लिक्विड है, लिक्विड बाहर है, अंदर में सॉलिड है। मतलब अर्थ के सबसे इनर कोर जो है, सबसे अंदर इनर कोर हुआ, उसके अंदर सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, मतलब आयरन वगैरह है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द मेंटल कोर बाउंड्री इज अराउंड 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, इतना डेंस है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द मेंटल कोर बाउंड्रीज अराउंड 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई है। ठीक है, लेंथ सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6300 किलोमीटर, मतलब डेंसिटी। अब देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे ना डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यही आपको समझाना था। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। सबसे अर्थ का जहाँ पे मतलब सेंटर है अर्थ का, वहाँ पे 13 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यों है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का कोई भी यूनिट होगा तो सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, कोर इज मेड ऑफ अ वेरी हैवी मटेरियल, निकल और आयरन, ये इंपॉर्टेंट है। कोर किससे बना रहता है, ठीक है, कोर किससे बना रहता है, नाइफ से। नाइफ मतलब निकल और आयरन। अब सब कुछ को समझो, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट, वो सॉलिड होता है। उसके बाद लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यही इंपॉर्टेंट है। एस्थेनोस्फीयर किसको बोलते हैं, अपर मेंटल को बोलते हैं। ठीक है, लोअर मेंटल क्या होता है, तो वीक सॉलिड होता है, और लोअर मेंटल क्या होता है, कंप्लीट सॉलिड होता है। आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है। इनर कोर क्या होता है, सॉलिड होता है। इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डेफिनेटली पूछेगा, स्टार मार रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेगा इससे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा, फिर नाइफ। सियाल कहाँ होता है, क्रस्ट में। सीमा कहाँ होता है, मेंटल में। और ओशियनिक क्रस्ट भी जो होता है ना, ओशियन भी सीमा होता है। ठीक है, और नाइफ कहाँ होता है, कोर में। इतना याद कर लेना, डेफिनेटली ये पूछेगा आपसे, पूछ सकता है कॉर्निकल ऑर्डर में कि सियाल पहले होता है, ऐसे पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, सियाल ग्रेटर देन, मतलब सबसे ऊपर, सीमा, फिर नाइफ, सबसे अंदर कौन रहता है, सबसे अंदर नाइफ रहता है, निकल और आयरन, एफी मतलब आयरन। अब देखते हैं वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो और वोल्केनो लैंडफॉर्म। वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस और एसेस, ठीक है, और मोल्टेन रॉक मटेरियल, लावा, एस्केप टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक है, अ वोल्केनो इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो इफ द मटेरियल मेंशन आर बीइंग रिलीज और हैव बीन रिलीज आउट इन द रिसेंट पास्ट। देखो एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो। ऐसा वोल्केनो जो कभी उसके बाहर कुछ चीज़ें आया था। ठीक है, लेकिन एक्टिव वोल्केनो मतलब वही अभी एक्टिव है, कुछ दिन पहले ही आया। ठीक है, मेंटल जो है ना, मेंटल कंटेन वीकर जोन कॉल्ड स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर अभी बताया है, क्रस्ट और बता दिए, अपर मेंटल इज कॉल्ड स्टेनोस्फीयर। इसमें मॉल्टेन रॉक होता है, मटेरियल सरफेस होता है। ठीक है, तो मेंटल कंटेन वीक जोन। वीक जोन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, देखो ना यहाँ पे वीकर सॉलिड भी है ना, वीकर सॉलिड भी है, इसलिए स्टेनोस्फीयर को वीकर जोन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, रीचेज द सरफेस इज कॉल्ड लावा। मैंने अभी बताया कि वोल्केनो में ना, वोल्केनो देखो अंदर में वोल्केनो मटेरियल है। ठीक है, तो अंदर जो है ना उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, यूपीएससी पूछ चुका है तो बीपीएससी क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, और इस बार आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अपर जब ऊपर रीच करता है ना, जब अर्थ पे रीच करता है ना, रीच ऑन अर्थ, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लावा। ठीक है,
आई होप समझ रहे होगे। मटेरियल दैट रिचेज द ग्राउंड इंक्लूड लावा, क्या क्या ग्राउंड पे आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। लावा फ्लोज, फायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एस, डस्ट एंड गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये पूछेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड भी बाहर आता है, डस्ट आता है, एसिड्स आते हैं, ठीक है, लावा फ्लोज होता है, सल्फर कंपाउंड्स एंड माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, ये सब आता है माइनर अमाउंट में। तो पूछेगा कि लावा के साथ साथ क्या क्या कंपाउंड इसमें रहता है, तो सल्फर रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन रहता है, मैं लिख देता हूँ, सल्फर रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन रहता है, आर्गन रहता है, आर्गन तो नोबल गैस है, ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, क्लोरीन रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन रहता है, ये सब आपसे पूछेगा, एस रहता है, तो आप वहाँ पे सही टिक मारोगे आई होप, ठीक है। लावा देखो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, लावा जो अर्थ पे आ चुका है, ठीक है, सरफेस और डेप्थ पे डिपेंड करता है, बेसिक डेप्थ पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे, तो देखो लावा डिपेंड कर, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, ठीक है। एसिडिक मतलब हो गया कि स्टीप स्लोप से आएगा तो एसिडिक होगा, जेंटल स्लोप से आएगा तो बेसिक होगा। सिलिका हो गया एसिडिक में, और इसमें लेस सिलिका होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप ये भी ध्यान पे रखोगे, ठीक है। स्लोप होता है ना, स्लोप, स्लोप क्या बताऊँ, स्लोप जिस तरह से होता है, ब्लास्ट हो जाएगा, ये पीसफुल है, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव है, तो एसिडिक वाला एक्सप्लोजिव है, ये एक्सप्लोजिव नहीं है, ठीक है। लेस विस्कोसिटी कौन है, बेसिक है, ये वर्टिकली विस्कोसिटी है। तो इतना ध्यान पे रखो ना, डेप्थ थोड़ा बहुत ध्यान पे रखोगे, मोर देन सफिशिएंट, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है। वॉल्केनिक आर क्लासीफाई ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन, नेचर ऑफ इरप्शन किस हिसाब से वो इरप्ट हो रहा है, एंड द फॉर्म ऑफ डेवलप एट द सरफेस, ठीक है। अब देखो एक सील्ड वॉल्केनो होता है, दूसरा होता है कंपोजिट वॉल्केनो, और उसके बाद कैल्डर्स वगैरह भी होता है, ठीक है। देखो सील्ड वॉल्केनो मतलब होता है बेसिक लावा, और कंपोजिट मतलब होता है एसिडिक लावा। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनो ऑन द अर्थ, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है, सील्ड वॉल्केनो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, और लार्जेस्ट है लेकिन है बेसिक, ये भी ध्यान पे रखना है। ये हवाई वॉल्केनो है, एग्जाम्पल इसका हवाई एग्जाम्पल, और ये यूएसए में है, ये भी ध्यान पे रखोगे। मोस्टली मेड ऑफ द बसाल्ट, ध्यान पे रखना, बसाल्ट से बना होता है, बी फॉर बसाल्ट, बी फॉर बेसिक, वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, नॉट स्टीप, स्टीप नहीं होता है, अभी बताया ना, स्टीप नहीं होता है। एसिडिक वाला स्टीप होगा जेंटल, बेसिक वाला जेंटल होगा, ध्यान पे रखना, तो स्टीप नहीं होता है। लो एक्सप्लोजिविटी होता है, इसमें एक्सपोज नहीं होगा क्योंकि बेसिक है ना, बेसिक देखो एक्सप्लोज कौन करेगा, एसिड करेगा, बेसिक एक्सप्लोज नहीं को, एक्सप्लोज मतलब सब्सटेंस है जो मतलब बम की तरह एक्सप्लोज कर जाए। बिकम एक्सप्लोजिव व्हेन दे कॉन्टैक्ट विद द वाटर थ्रू वेंट, अगर वाटर इसमें चला गया तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बन जाएगा, तबाह मचा देगा। अब देखो इसका जो ये कैसा शेप होता है, किंडर कौन होता है, शेप भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, शेप पूछ सकता है, इस वोल्केनो का कैसा शेप। ये एसिडिक है कंपोजिट वाला। इरेप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, तो एसिडिक क्या होगा, विस्कस होगा, ठीक है, बेसिक कम विस्कस होगा। विस्कस मतलब होता है कितना फैलेगा, पानी बहुत विस्कस है, नीचे डालोगे फैलने लगता है। देन बसाल्ट, बसाल्ट कौन सा होता है, ऊपर वाला, ठीक है, बसाल्ट बेसिक नेचर का होता है, अभी ऊपर पढ़ाया। एक्सप्लोजिव होगा, मैंने अभी बताया एसिडिक एक्सप्लोजिव होगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ऊपर पढ़ा था, और एसेस निकलता है, लार्जर लेयर फॉर्मेशन होता है, इसमें लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव कौन होता है, कैल्डेरा होता है। When they erupt, they tend to collapse themselves, खुद कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स डिप्रेशन कॉल्ड कैल्डेरा, जो कोलैप्स होता है उसको हम कैल्डेरा बोलते हैं। अब देखो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस बेसिक होता है, ये भी टाइप्स है। आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा है डेट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, डेक्कन ट्रैप, एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल रखो कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का क्या एग्जाम्पल, डेक्कन ट्रैप, इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन साउथ इंडिया, डेक्कन ट्रैप में ही आता है। देखो इंट्रिस्टिक फॉर्म क्या होता है, द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनो इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्नियस रॉक, जो वोल्केनो बाहर आता है ना, जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है, रॉक जब पढ़ाएंगे अभी तो उसमें बताएंगे, ठीक है। वोल्केनिक रॉक कूलिंग एट द सरफेस, ध्यान पे रखना, वोल्केनिक रॉक कहाँ कूल होता है, सरफेस पे होता है, और प्लूटोनिक रॉक कहाँ कूल होता है, कूलिंग इन द क्रस्ट, क्रस्ट कहाँ होता है आपको पता है, ठीक है। कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन इज कॉल्ड इंट्रूसिव। देखो इन मतलब क्या होता है, आपसे पूछ देगा कि इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ जो वोल्केनो होता है वो कहाँ कूल होता है। इन मतलब होता है अंदर, तो अंदर में होता है, अंदर क्या होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है। आई होप याद हो रहा होगा, ठीक है। अब ये कुछ टाइप है, ठीक है, बैथोलिथिक हो गया, ठीक है, लैकोलिथिक हो गया, ठीक है,
पैथोलिथ हो गया, लेफोलिथ हो गया और आपका डाइक्स हो गया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मैं बहुत जिम्मेदारी से लिख रहा हूँ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तब भी मैंने ऐड कर दिया इन केस। देखो लेपोलिथ का शेप कैसा होता है, कनकेव, तो ऐसे एक लाइन पढ़ लोगे तो एग्जाम में थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैग्मा चैम्बर से ऐसे निकलता है, ऊपर जाकर ऐसा शेप बनता है, दैट इज कॉल्ड लेपोलिथ। ठीक है, इतना पढ़ लिया, मोर देन सफिशिएंट है। अब ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने पढ़ लिया। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में दो चीज़ पढ़ लिया आपने, एक तो अर्थक्वेक इंटीरियर से ही आता है, और अर्थ से क्या आता है, वोल्केनो आता है। दो ही चीज़ पढ़ना था, आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंटल। ठीक है, अब देखो सुपर कंटिनेंट को हम लोग पैनगिया बोलते हैं और मेगा ओशियन को पेनिनसुला बोलते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला बात ये समझो कि एक पैनजिया नाम का चीज़ था। पहले अपना अर्थ जो था ना, सब कुछ एक जैसा था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका को मिलाओगे ना, तो एक दूसरे में मिल जाएगा। सब मिलाओगे ना, पजल है, मिल जाता है। तो जो हमारा बड़ा वाला पार्ट था वो पैनजिया था। पैनजिया स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। ठीक है, अपर वाले को, नॉर्दर्न वाले को हम लॉरेशिया बोल दिए। ठीक है, और नीचे वाले को गोंडवाना बोल दिया, और इसके बीच में सी आ गया, दिस इज कॉल्ड तेथिस सी। और गोंडवाना लैंड का पार्ट इंडिया है, ये बीपीएससी पूछेगा आपसे। सदर्न में गोंडवाना है और गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन है, इंडिया है। तो पहले पूरा धरती एक था। ठीक है, वासुदेव कुटुंब का जो हम लोग बात करते हैं, इसलिए क्योंकि पूरा धरती एक था। ठीक है, अब एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या हुआ कि पूरा अर्थ को हम लोग पैनजिया बोलते थे, वो स्प्लिट हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और इन दोनों के बीच में एक सी आ गया, तेथिस सी। सी मतलब ओशियन। ठीक है, और गोंडवाना लैंड जो उसका पार्ट इंडिया है। ठीक है, लॉरेशिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कंटिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे। तो लॉरेशिया और गोंडवाना फिर और टूटने लगा। तो लॉरेशिया से यूरोप बन गया, नॉर्थ अफ्रीका बन गया, इधर से ऑस्ट्रेलिया बन गया, इंडिया बन गया, ऐसे टूटता चला गया। ठीक है, अब देखो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, बार बार टूटने को ही बोलते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, आगे हम लोग फैक्ट भी आपको बताएंगे। टिलाइट मतलब होता है सेंडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर से बाहर निकलने के बाद, जो डिपॉजिट होने के बाद जो रॉक बनता है, उसको हम सेंडिमेंट्रिक रॉक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टिलेट। टिलेट प्रोसेस है। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट से क्या बनता है, गोल्ड। जहाँ पे भी प्लेसर डिपॉजिट होगा वहाँ पे गोल्ड रिच होगा, जैसे एग्जाम्पल पे घना कोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो कन्वेंशनल करेंट थ्योरी, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल करेंट ऑपरेट इन द मेंटल पोर्शन। मेंटल आपको पता है क्रस्ट के नीचे। दीज करेंट आर जनरेटेड ड्यू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होता है अर्थ के अंदर, कॉजिंग थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल पोर्शन। क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, डिफरेंस कर देता है, ऊपर कर देगा ज़्यादा टेम्परेचर, नीचे कम। इस नीचे और ऊपर कम के कारण क्या होता है ना, करंट क्रिएट हो जाता है। इसमें भी ज़्यादा आपको क्या पता होना चाहिए, कन्वेंशनल करंट थ्योरी मेंटल के लिए होता है, क्रस्ट के लिए नहीं होता है। दूसरा बात, इस थ्योरी को कौन लाया था, अर्थर होम्स जी लाए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, यही दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत चीज़ समझा भी रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वही बताते चला जा रहा हूँ। मिड ओशियनिक रिज वेयर टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। अब मिड ओशियनिक रिज क्या होता है बताते हैं। ओशियन के अंदर बहुत सारे पहाड़ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ एक साथ बने रहते हैं, उसको हम लोग, हिमालय से भी बड़ा बड़ा पहाड़ जो है ना ओशियन के अंदर है। तो मिड ओशियनिक रीज जो है ना, ऑप्शन देगा कहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्केनो होता है। उसके बाद देखो ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। 3 मेजर डिवीजन है, कंटिनेंटल मार्जिन, डीप सी और मिड ओशियनिक रीजन, जो हम बोले सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक होता है। देखो अब ये समुद्र है, ये समुद्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंटिनेंट है ये। अब ये कंटिनेंटल सेल्फ है, जहाँ पे समुद्र स्टार्ट है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटिनेंटल स्लोप। तो कंटिनेंट है यहाँ पे, कंटिनेंट मतलब लैंड है, लैंड के बाद सीधा धीरे धीरे पानी गड्ढा आने लग गया, पानी का गड्ढा आने लग गया, दैट इज कॉल्ड कंटिनेंटल स्लोप। ठीक है, यहाँ पे एबिसल प्लेन है, ये ओशियनिक रीज है, सेलो अर्थक्वेक आते रहता है, यहाँ एबिसल प्लेन है, और यहाँ पे ओशियनिक रीज है जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहता है। ठीक है, ये सब ज़्यादा पढ़ने की टेंशन नहीं लेना है, आप जो फैक्ट है वो समझो। कंटिनेंटल मार्जिन आपसे पूछेगा तो क्या है वो, ट्रांजिशन बिटवीन कंटिनेंटल सोर्स एंड डीप सी बेसिन। डीप सी बेसिन मतलब बहुत अंदर तक, बेसिन मतलब ओशन का बेसिन, और कंटिनेंटल सोर्स के बीच का डिफरेंस है ये। अपसेल प्लेन क्या है, देखो ये पूरा लाइन जो है ना, इसको हम लोग अपसेल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे अपसेल प्लेन है। ठीक है, इस लाइन के नीचे अपसेल प्लेन है। एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन द कंटिनेंटल मार्जिन एंड द मिड ओशियनिक रीजेज। मिड ओशियनिक रीजेज और कंटिनेंटल मार्जिन के बीच में होता है। मिड ओशियनिक रीजेज क्या होता है, इंटरकनेक्टेड चेंज ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो होता है। ठीक है, the rim of Pacific also called the rim of fire due to the
एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव वोल्केनो। तो रिम ऑफ फायर, रिम ऑफ पैसिफिक नाम सुने होंगे, ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो, इसलिए उनका नाम ये पड़ा। डीप अर्थक्वेक जनरली ओशन प्लेट में, सबसे ज़्यादा डीप अर्थक्वेक कहाँ होता है, ओशन। बहुत सारे प्लेट होते हैं ना, ओशन प्लेट, कंटिनेंटल ओशन प्लेट, ठीक है, ये टाइप्स हो गए, कंटिनेंटल प्लेट, ये 3 तरह के प्लेट होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेज वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन। तो जितने भी मिड ओशियनिक रीजन में सबसे ज़्यादा वोल्केनिक होता है वहाँ कॉमन भी है। दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस एरिया। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रीजेज हैव नॉर्मल पोलेंट्री एंड यंगेस्ट। दिस एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज वन मूव्स फ्रॉम द क्रस्ट। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वोल्केनो कहाँ होता है, मिड ओशियनिक रीजन में। ओशियन क्रस्ट रॉक मच यंगर देन कंटिनेंटल रॉक, ये इंपॉर्टेंट है। कौन ज़्यादा यंग है, तो जो ओशियन वाला है वो ज़्यादा यंग है देन कंटिनेंटल मतलब लैंड याद करो। सेंडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड वेरी थिन होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। डीप ट्रेंचेज हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक, नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सी फ्लोरिंग कैसे होता है, अब देखो मिड ओशियनिक रीज मतलब नीचे बहुत सारा पहाड़ है, अब ये जब फैलता है ना, कांस्टेंट इरप्शन होता है, वोल्केनो आता है, तो बाहर आने पे क्या होता है कि ये फैलने लग जाता है। तो सी फ्लोर स्प्रेड नहीं होता। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे मुंबई का भी डर है कि मुंबई पानी में चला जाएगा, तो वो क्यों होगा, मुंबई इसी कारण होगा। और ये क्यों होता है कि जो भी मिड ओशियनिक रीज है उसके अंदर वोल्केनो होते रहता है, वोल्केनो से ये नीचे बाहर निकलते रहता है। बाहर निकलने पे क्या होगा कि वो एक तरह का लैंड फॉर्म होगा, कंटिनेंटल फॉर्म होगा, तो पानी को डिस्प्लेस करेगा। जैसे ही पानी को डिस्प्लेस करेगा तो ऑब्वियसली बात है पानी दूसरे तरफ भागेगा, जहाँ अब जैसे ओशियन अभी यहाँ तक था, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो अब पानी फैलेगा तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, ये डूब जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब देखो फैक्ट बताता हूँ, अल्फ्रेड वेगनर जो थे ना कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए थे, ठीक है। कन्वेंशनल करंट ऊपर पड़े थे, आर्थो होम्स दिए थे, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन दिए थे, हैरी एच हेस दिए थे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्यों होता है, मिड ओशियनिक रीज में यहाँ पे वोल्केनो होता है। वोल्केनो होने का कारण क्या होता है, कंटिनेंट जो होता है ना, लैंड फॉर्म बढ़ जाता है, वाटर इधर उधर भाग जाता है, जिसके कारण जो भी लैंड है पुराने वाले लैंड पे पानी चला जाता है। इतना याद रखने में बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने का कम टाइम में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है कि प्लेट आपस में क्या होता है ना, आपस में या तो इस तरफ दोनों प्लेट ऐसे आएंगे, ठीक है, या दोनों प्लेट आपस में दूर जाएंगे, दोनों पास में आएंगे, दोनों दूर में जाएंगे, ठीक है। जब दोनों दूर में जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जो दोनों पास में आते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं कि लैंड यहाँ पे तोड़ देता है, यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है, अभी पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट कहाँ होता है, लिथोस्फीयर प्लेट में होता है, क्योंकि लिथोस्फीयर प्लेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लिथोस्फीयर क्रस्ट एट द टॉप मेंटल बता दिया आपको। पैसिफिक प्लेट, ओशियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, कंटिनेंटल प्लेट है, ये आपसे पूछेगा। तो पैसिफिक प्लेट एग्जांपल क्या क्या कंटिनेंट प्लेट का, कंटिनेंटल मतलब लैंड प्लेट, जैसे हम लोग लैंड पे रह रहे हैं, हम लोग जिस प्लेट पे रह रहे हैं वो कंटिनेंटल प्लेट है कि क्या है, वो नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, समुद्र के आसपास है ना, तो वो क्या ओशियन प्लेट हो गया। तो पैसिफिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशियन, ठीक है। ये यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट मिलके जो है ना वो कंटिनेंटल है। यूरोप में देखोगे बहुत उस तरफ है ओशियन, ठीक है, लेकिन यूरोप की इस तरफ पूरा एशिया है, तो पूरा प्लेट कौन सा, कंटिनेंटल प्लेट है। अर्थ का लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है माइनर प्लेट से, कोकोस प्लेट क्या है, नाजका प्लेट क्या है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो 7 मेजर प्लेट देखो, ठीक है, 7 मेजर प्लेट किसका एंड सम माइनर प्लेट देखो लिथोस्फीयर के अंदर। देखो अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियन रीजन, पहला ये हो गया। नॉर्थ अमेरिका विद द वेस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक प्लेट, दोनों याद कर लो एक जैसा है। यूरेशियन एंड द एडजेसेंट ओशियन प्लेट, ये सब मेजर हो गया, मेजर मतलब बड़ा। माइनर देखो, मेजर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, कोकोस प्लेट किसके बीच में है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट। नाजका प्लेट किसमें है, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट। तो देखो ऊपर वाले में C4 कोकोस, C4 सेंट्रल, N4 साउथ अमेरिका, याद कर लो, दोनों में पैसिफिक तो कॉमन है। अरबियन प्लेट क्या, मोस्टली सऊदी अरबियन लैंड मास। फिलिपिन प्लेट बिटवीन एशियाटिक, ये सब नहीं पूछेगा। क्रूलाइन प्लेट बिटवीन फिलिपिन, ये सब नहीं पूछेगा। फूजी प्लेट पूछ सकता है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये पूछ सकता है आपसे, डेफिनेटली यही 2 पूछेगा, ठीक है। इसी 2 में कंफ्यूज कर देगा, दोनों में पैसिफिक है,
कोकोस में सेंट्रल है और इसमें साउथ अमेरिका है। इतना याद रख लिए। देखो दो तरह का होता है, एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट आपस में आ रहे होंगे तो क्या बनता है कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ध्यान पे रखना, डिस्ट्रक्शन क्यों होता है। अब एक लैंड इधर वाला लैंड है, दोनों लैंड आपस में आ गए, तो एक ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन हो गया ना, तोड़ दिया ना। लेकिन जब डाइवर्जेंट होता है तब कैसा होता है, ये इधर स्ट्रेच करे, इधर स्ट्रेच करे, नीचे से अर्थ प्लेट आ जाएगा, नया बाउंड्री, एक नया लैंड फॉर्म हो जाएगा, एक नया लैंड बनेगा, ठीक है। तो क्रस्ट जनरेटेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबडक्शन जोन होता है। एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रीजेज, किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट बाउंड्री का। सब पूछेगा, ठीक है। नो डाइवर्जेंट बिटवीन, देखो ओशियन और क्रस्ट के बीच में कोई डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं बनेगा, मतलब कोई डाइवर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ये बन सकता है आपका क्रस्ट और ओशियन के बीच में, और ओशियन के बीच में बन सकता है। ये दो आप याद रखोगे। कॉन्टिनेंटल के बीच में नहीं बनेगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल के बीच में नहीं बनेगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री तीनों बनता है, ओ मतलब ओशियन कॉन्टिनेंटल और ओशियन कॉन्टिनेंटल। अभी थोड़ा सा ये देखो, प्लेट देखो, कन्वर्जेंट मतलब दोनों आपस में आ रहा है, दोनों सामने आ रहा है, दोनों में लड़ाई हो जाएगा। देखो दो बाइक वाला सामने आएगा तो ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, इसलिए इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। इसमें अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, माउंटेन फॉर्मेशन हो गया। तो हिमालय जो बना ना, ऐसे ही बना है। हिमालय में क्या हो गया, यूरोपियन एशियन प्लेट कौन सा है, कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सा, ओशियन है, ठीक है। ये दोनों गया तो ये ऐसे गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आज के डेट में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ किसमें, दोनों में अर्थक्वेक आता है। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे होता है, एक ऐसे मूव करता है, कैसे मूव करता है। इसमें क्या होता है, नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, कोई अब ऊपर नीचे चला गया, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब दोनों, एक बाइक इधर चला गया, इधर साइड से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको आई गेस समझ में आया होगा, ठीक है। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट किस पे डिपेंड, अंटार्कटिक रीजन जो है ना, अंटार्कटिक स्लोएस्ट रेट है, ठीक है। साउथ पैसिफिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, वेस्ट ऑफ चिली में है, वेस्ट ऑफ नजाका प्लेट ऊपर बताए थे, ठीक है, फास्टेस्ट रेट है, ठीक है। उसके बाद देखो मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, क्या इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट बताया है, ठीक है। हिमालय कंटिनेंट और कंटिनेंट कन्वर्जेंस सब आता है, ठीक है। इतना आप पढ़ लिए, मोर देन सब्जेक्ट। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अटलांटिक प्लेट, ओशियन रीजेस डाइवर्जेंट बाउंड्री कहलाता है, ठीक है। आई होप मैंने थोड़ा जल्दी कराया, लेकिन यकीन मानो जितना आपको बीच में जो स्टार मार्क्स लगा है ना, स्टार मार्क्स से ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर 2 से 3 दिन में आएगा, हम 10 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, तो पूरा का पूरा 15 से 20 अक्टूबर तक आपका ये हो जाएगा। थैंक यू एवरी